सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स होते हैं, 3 ग्लैंड्स, ठीक है। कौन कौन से हैं प्लीज नोट डाउन करो। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, सो देयर इज अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। देन देयर इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, हाँ, एंड अगेन अ पेयर ऑफ कोपर्स ग्लैंड। सो 2 सेमाइनल वेसिकल हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और 2 कोपर्स ग्लैंड है। ये कोपर्स ग्लैंड को हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों का जो सिक्रीशन है, यस, ये ग्लैंड्स हैं, मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। तो इन तीनों ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन है, यस, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। वेरी क्लियर। सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन और कोपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन, इन तीनों के सिक्रीशन को हम कलेक्टिवली बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है। वी विल बी लर्निंग कि क्या क्या होता है उसके अंदर। सो इट इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड मेनी एंजाइम्स आल्सो। नाउ यू हैव सीन, आई हैव टॉट यू अबाउट द कंडक्शन ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म यहाँ पे टेस्टिस में बनता है, वहां से होते हुए वासा डिफरेंस से होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा तो कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर है, जहां पर ये सारे ग्लैंड्स अपना अपना सिक्रीशन डालेंगे। तो स्पर्म यहां से आया, स्पर्म के अंदर ये तीनों ग्लैंड्स ने अपना अपना सिक्रीशन डाला। तो स्पर्म प्लस ये जो सेमाइनल प्लाज्मा है, इन दोनों को मिला के हम सीमेन बोलते हैं। तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब भी इजैकुलेशन होता है, तो हमेशा सीमेन का इजैकुलेशन होता है। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? सीमेन का मतलब समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को? यस, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। सीमेन का मतलब, सीमेन का मतलब है स्पर्म प्लस एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन। यस, स्पर्म प्लस एक्सेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन को हम सीमेन बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि सेमाइनल वेसिकल क्या सिक्रीट करता है, प्रोस्टेट क्या सिक्रीट करता है और कॉपर्स क्या सिक्रीट करता है। सो लेट अस लर्न दैट। तो पहले हम लोग सेमाइनल वेसिकल की बात करते हैं। तो वी हैव जस्ट नाउ वी हैव सीन दैट कि ये दो जो है, दीज आर द पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल। कहां पर प्रेजेंट है? दे आर लाइंग जस्ट पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। यहीं पे यूरिनरी ब्लैडर भी है, यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है उसे हम बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेमाइनल फ्लूइड। प्लीज नोट डाउन करते रहो, ये पीपीटी में नहीं है, मैं आपको जो भी बता रही हूँ। तो सेमाइनल वेसिकल का जो सेमाइनल फ्लूइड है उसके अंदर होता है फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अभी मैं आपको पूछूंगी भी, प्लीज नोट डाउन भी करो। क्या बताया मैंने? मैं बता रही हूँ आप लोगों को इसके बारे में, ये सेमाइनल वेसिकल के बारे में। ये सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है उसका नाम है सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। फिर मैंने बताया कि सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या चीजें होती है। तो सेमाइनल फ्लूइड में होता है फ्रुक्टोज, फिर क्या बताया मैंने? यस टेल मी। फाइब्रिनोजन। वेरी गुड, फाइब्रिनोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। चलो अब तीनों का मतलब समझ के लेते हैं कि ये तीनों चीज का क्या क्या काम है। तो फ्रुक्टोज का पहले मतलब समझते हैं। यू नो दैट फ्रुक्टोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट है मतलब इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इट विल प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। कहां पर मूवमेंट ऑफ स्पर्म? इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आफ्टर इजैकुलेशन। तो ये जो सेमाइनल वेसिकल के अंदर जो फ्रुक्टोज होता है, तो फ्रुक्टोज विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। नोट डाउन किया आपने? फिर मैंने आपको बताया फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है? इट विल कोएगुलेट। फाइब्रिनोजन मैंने आपको जब भी सर्कुलेशन लेसन पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि फाइब्रिनोजन इज अ क्लॉटिंग फैक्टर। सो सिमिलरली इट विल कोएगुलेट द स्पर्म, ठीक है, इनटू बोलस। ऐसा
इट विल कोएगुलेट करके रखेगा स्पर्म को, तो इसलिए फाइब्रिनोजन है। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है? प्रोस्टाग्लैंडिन के वजह से फास्ट मूवमेंट होगा ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग इन द फीमेल बॉडी। वेरी क्लियर। तो 3 चीज बताया मैंने आपको। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना जिससे कि स्पर्म आसानी से मूव कर सके इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर मैंने फाइब्रिनोजन का काम बताया, इट हेल्प्स इन कोएगुलेशन ऑफ द सीमेन। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन का काम बताया कि इट विल हेल्प, इट विल एड इन फास्टर मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग। वेरी क्लियर। अच्छा, अब इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो बात है अबाउट द फ्रुक्टोज। तो जब भी रेप केसेस के बारे में देखा जाता है कि दैट इफ अ चाइल्ड इज बीन रेप्ड, तो कैसे पता चलता है? तो इट इज बिकॉज ऑफ द डिटेक्शन ऑफ द फ्रुक्टोज ओनली। बिकॉज ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज कहीं नहीं बनता, only and only it is produced by the seminal vesicles. Very clear. So if there is a traces of fructose in the vagina, that means that proves that that particular child has been raped. Very clear. चलो अब हम आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। प्रोस्टेट ग्लैंड, सो प्रोस्टेट ग्लैंड आप देख सकते हो काफी बड़ा है, लार्ज है, सिंगल है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा, इसका जो फ्लूइड, इसके अंदर का जो सिक्रीशन होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड होता है। ठीक है, वेरी क्लियर। कौन सी एसिड होती है? स्पेशली इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, एसिड फॉस्फेटेज होता है। ठीक है, ये एसिड क्या करेगा? इट विल प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द वजाइना। जब मैं आपको वजाइना के बारे में बताऊंगी, दैट टाइम आई विल टेल यू दैट द वजाइना contains the vaginal pH is always acidic in nature. Yes, तो वो उससे प्रोटेक्शन के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए दिस प्रोस्टेट ग्लैंड secretes slightly acidic fluid which is called as a prostatic fluid. Very clear. Now next number Hello, is ma'am. हाँ बेटा बोलो। मैम, वो आपने फ्रैक्टोज के बारे में बोला था ना, रेप केसेस, वो जरा बताइएगा ना, इधर लाइट गया था। अच्छा, मैंने ये बताया कि फ्रुक्टोज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी में समाइनल वेसिकल ही प्रोड्यूस करता है, और कहीं पे भी फ्रुक्टोज नहीं प्रोड्यूस होता है। समझा? हाँ। तो इफ वजाइना के अंदर फ्रुक्टोज का ट्रेसेस मिलता है, दैट मींस दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज बीन रेप्ड। ओके, इतना ही बताया था मैंने। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, ओके। नाउ नेक्स्ट मैंने आपको कोपर्स ग्लैंड के बारे में बताने जा रही हूँ, और उसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये बहुत ही छोटा सा, आप देख सकते हो डायग्राम में, पी साइज का है ना। पेयर्ड ग्लैंड है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा, दोनों साइड में प्रेजेंट है ये यूरेथ्रा के। ठीक है ना, इसका जो सिक्रीशन है, इट सिक्रीट्स अ म्यूकस लाइक अल्कलाइन फ्लूइड जो लुब्रिकेशन का काम करेगा, लुब्रिकेशन ड्यूरिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के टाइम पे ये लुब्रिकेशन का काम करेगा। लुब्रिकेशन मींस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो समाइनल वेसिकल में आप क्या याद रखोगे? समाइनल वेसिकल के सिक्रीशन को बोलते हैं समाइनल फ्लूइड। उसमें होता है फ्रुक्टोज, उसमें होता है फाइब्रिनोजन, उसमें होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन को हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक फ्लूइड, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। काम क्या है? इट विल प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द वजाइना। कोपर्स ग्लैंड का के बारे में क्या बताया मैंने? जो कोपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन, और म्यूकस भी होता है उसमें। म्यूकस की वजह से क्या काम करता है? लुब्रिकेशन का काम करता है। इट विल अवॉइड द फ्रिक्शन। वेरी क्लियर। हाँ, चलो अब मैं आपको सीमेन के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता देती हूँ। सीमेन क्या बताया मैंने? स्पर्म प्लस दिस ऑल दिस सिक्रीशन, ये तीनों का जो सिक्रीशन मिला के प्लस स्पर्म मिला के उसको हम सीमेन बोलते हैं। तो सीमेन कैसा होता है? विस्कस है, अल्कलाइन है, मिल्की फ्लूइड है। विस्कस, अल्कलाइन एंड मिल्की फ्लूइड। देन
एक इजैकुलेशन में, अ सिंगल इजैकुलेशन में there are about 400 millions of sperm present in the semen, or exactly if I tell you, in approximately 4 ml of semen, 4 ml of semen के अंदर 400 millions of sperms होते हैं, और उसमें से सिर्फ एक ही sperm से the baby is been formed. ठीक है? And just now you have seen that it contains calcium, fructose, and these different types of enzymes also. So what is the function of the seminal plasma or the semen, accessory gland secretion? Helps in transporting sperm, nutrient supply करता है, alkalinity supply करता है, to counteract the acidity of the uterus or the vagina. It will, Copper's gland, अभी आपको मैंने बताया, it will help in lubricating the penis. Very clear all of you. और बाकी के जो ये थे एपिडिडाइमिस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, दिस वाज द एपिडिडाइमिस. ये वाला वासा डिफरेंस है. सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब के सब मैच्योरेशन और मोटिलिटी में मदद करते हैं स्पर्म के. ठीक है, चलो. नाउ दिस वाज अबाउट दैट. एक्सटर्नल जेनेटाइनिया में पेनिस के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. अगेन जस्ट अ रिकैप फॉर ऑल ऑफ यू. इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन. उसके अंदर स्पेशल इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. यस, when spongy tissue is filled with blood, the penis becomes erect, and which helps in the insemination, जिसको हम बोलते हैं copulation. Insemination means putting the semen inside the vaginal tract. The cone-shaped tip of the penis is, this I have explained you. This part is called as a glans penis, which has been covered with a loose skin fold called as a foreskin. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही एक्सप्लेन किया था. Very clear. Just have a look. किसी को कुछ डाउट है क्या? Yes, you can also see that what are the tissues name over here. पेनिस के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसका नाम है कॉर्पोरा. कॉर्पस भी बोल सकते हो या फिर कॉर्पोरा भी बोल सकते हो. कॉर्पोरा कैवर्नोसा या फिर कैवर्नोसम, एंड द दूसरा इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. So penis is been provided with posterior and lateral. देखो ये साइड में posterior साइड में corpus spongiosum and lateral साइड में corpus cavernosum, which helps in the erection. This only helps in this spongy tissue helps in the erection of the penis. Very clear. Now let me check your graphs. Select the odd one from the following. Please tell me which one is the odd one. Epididymis. Correct. Epididymis. Yes. False statement क्या है? ऑप्शन डी है. D. Option D. Yes. Retitestis temporary stores the penis. Correct. Yes. Sperms. Lubrication कौन करता है? Option A. Copper's gland. Copper's gland. Glans penis. Yes, glans penis. B. So that was all about the reproductive system of this male. Now let us begin with the female reproductive system. So the female reproductive system, just have a look. देख लो इतना सब. Female reproductive system consists of pair of ovaries. फिर उसमें आता है oviduct, uterus, vagina. Yes. फिर external genitalia में बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कि mons pubis, vestibule, hymen, clitoris. Accessory ducts में आते हैं uterus and vagina.
सो जस्ट हैव अ लुक, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं अभी। लिख लो आप। यस, फीमेल्स के अंदर जो इंटरनल जेनेटालिया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल जेनेटालिया। एक्सटर्नल जेनेटालिया इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि ये सारे जेनेटालियाज है, ओविडक्ट, ओवरीज, यूट्रस एंड वजाइना, दिस ऑल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Chalo, now let us understand the things about the female reproductive system. See, there are many things which are not been there in the slide that I will be telling you. That time I request all of you to note down the things. So, primary sex organ which produces the ova, ova matlab ki female gamete, and the hormones, which are the hormones. See, female के अंदर दो hormones बनते हैं। हाँ, कौन से दो हार्मोन? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जबकि मेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? टेस्टिस जो था वो स्पर्म बनाता था एंड टेस्टोस्टेरॉन बनाता था। जबकि ओवरीज जो है, दिस आर द ओवरीज, दोनों साइड में देखो ये ओवरीज हैं। जबकि ओवरीज जो है वो एग तो बनाते ही हैं जिसको हम ओवा भी बोलते हैं, उसके साथ साथ दो हार्मोन्स बनाते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यस, प्लीज नोट डाउन करो। ये हम पढ़ेंगे कि एग कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है और कहाँ पर ये दो अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं। ओके, ओवरी का साइज कितना है? इट इज जस्ट अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ ईच ओवरी। Where they are located in on both the side, you can see that on both the side of the lower abdomen, and they're connected to the pelvic wall and the uterus by the ligaments. You can see the diagram over here, how they have been connected with the ligament. Yes, so this is also called as a brood ligament, which is made by a fold of peritoneum. Yes, skin dekho sakte ho na, a layer of skin called as a peritoneum. ठीक है? Yes, we will be learning the ovary produces actually 5 hormones. Note down करो, 5 hormones produce करता है। ये दो तो अभी आपने देखा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो ये दो हो गए। उसके साथ साथ और 3 हॉर्मोन्स है जो आफ्टर डिलीवरी प्रोड्यूस होते हैं। दे आर रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन। रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन, समझा बेटा? तो ये सारे जो बाकी के 3 हॉर्मोन्स मैंने बताया वो आफ्टर डिलीवरी सिक्रीट होते हैं। हाँ, पर जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये दो हॉर्मोन्स हमेशा सिक्रीट होते हैं। ठीक है? Now, this part is very very important. Please समझ के लो, because there are not many things in the slide now. I will explain you with the help of the cursor itself. So please note down करते जाओ. See, we are going to learn about the ovaries or the tiers of ovary. मैं अभी आपको explain करने वाली हूँ. When we take the section of ovary, what are the things we can see? ठीक है? तो आप देख सकते हो, जब हम ओवरी को कट करेंगे, सी ये पूरा ओवरी है, मैंने इसको कट किया तो ये ऐसा डायग्राम है, तो ये डायग्राम को हमने नीचे जूम किया है। तो जो आउटर रीजन होता है बेटा, उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। प्लीज राइट डाउन टीएस ऑफ ओवरी। आई एम टीचिंग यू टीएस ऑफ ओवरी। The TS of ovary का the outermost part is called as cortex, and the inner region is called as medulla. The central part is called as a medulla. समझा? So cortex and medulla. मेडुला के अंदर ये जो आपको पर्पल कलर का फ्लूइड नजर आ रहा है, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। Yes, so what you can say, the medulla encloses the stroma. What is stroma? It is a loose connective tissue. Loose connective tissue which has blood vessels, lymph vessels and the nerve fibers. तो मैंने 3 points क्या बताया? First point, the TS of ovary, the outermost part is called as cortex. Central part is called as medulla. Inside medulla what is present? Stroma.
What is stroma? It is a loose connective tissue made up of blood vessels, lymph vessels and the nerve fiber. Is that very clear? Okay. Now, in the stroma, inside the stroma, we can see stages of development of eggs. हाँ, हर महीने there is a development of egg. Alternative ovary करता है. अगर ये महीने में ये ovary ने किया तो next महीने में ये ovary करेगा. So now here you can see, here देखो numbers दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो ऐसे there is a development of eggs we can see over here. कैसे होता है? So now see here. यहाँ पे it is lined by the germinal epithelium. The TS of ovary is lined by the germinal epithelium. ये germinal epithelium पहले क्या बनाएगा? Primary follicle. Primary follicle थोड़ा और बड़ा होएगा, बनेगा secondary follicle. Secondary follicle और बड़ा होगा, बनेगा growing follicle. ग्रोइंग फॉलिकल और बड़ा हुआ. अब ये क्या बन गया है? दिस, जहां पे मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेफियन फॉलिकल. क्या बोलेंगे इसको? या तो आप इसको ओवेरियन फॉलिकल बोलो, या ग्रेफियन फॉलिकल बोलो, या फिर फॉलिकुलर सेल बोलो, एक ही चीज है. ठीक है? यस. ना, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल बना है, आप देख सकते हो इसमें 2 लेयर्स हैं. आउटर लेयर विच इज कॉल्ड एज अ थीका एक्सटर्ना, और अंदर का लेयर जिसको हम बोलते हैं थीका इंटरना. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, हम यहाँ पर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग देख रहे हैं. हाँ, जर्माइनल एपिथेलियम से बना प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से बना थोड़ा और बड़ा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या बना? ग्रेफियन फॉलिकल. ग्रेफियन का स्पेलिंग देखो यहाँ पे दिया है. ग्रेफियन फॉलिकल में 2 लेयर्स होते हैं. ऊपर के लेयर को हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, अंदर के लेयर को बोलेंगे थीका इंटरना, और उसके अंदर हमें एक एग दिखेगा. एक येलो कलर का जो दिख रहा है वो ये एग है. ठीक है? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ बेटा. हाँ, अंदर हमें एक एग नजर आएगा. अच्छा, अब जब 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो जो हम बाद में पढ़ेंगे, उस वक्त ये जो ग्रेफाइन फॉलिकल है ये टूट जाता है. हाँ, टूट जाएगा. इट विल बर्स्ट एंड द एग विल बी रिलीज्ड. यू कैन सी ओवर हियर, ये जो मैच्योर फॉलिकल है या जो एग है वो रिलीज हो गया, ओवरी से रिलीज हो गया. ये एग को कौन पकड़ेगा? ये जो यहाँ पे फिम्ब्रियस दिख रहे हैं, जो फूल के जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, ये सब इसके अंदर जाएगा. ये एग इसके अंदर जाएगा. ठीक है? ये तो हो गया एग, यहाँ पे चला गया. इसकी स्टोरी डिफरेंट है. अभी इसके अंदर क्या हो रहा है बाकी काम? अब ये जो एम्प्टी फॉलिकल है, ये जो ग्रेफाइन फॉलिकल है जिसमें से एग ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, वो क्या बन जाता है? येलो कलर के स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. हाँ, ये कॉर्पस ल्यूटियम ही है जो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करता है टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. ये कॉर्पस ल्यूटियम ही है जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है. तो मैंने आपको प्रोजेस्टेरॉन का तो आंसर दे दिया कि कौन बनाता है, बट अभी भी मिस्ट्री किसकी बाकी है? ईस्ट्रोजन किसने बनाया, वो अभी तक खुला नहीं है मिस्ट्री. तो estrogen is produced by the theca interna of the Graafian follicle. Please note down करो, theca interna of Graafian follicle produces the estrogen hormone. Very clear? इतना सबको समझ में आ गया है? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जितना मैंने एक्सप्लेन किया उतना सबको समझ में आ गया. फिर मुझे उसमें और भी आपको आगे बताना है बहुत सारी चीजें, तो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. See, every month हाँ, एक ओवरी एक ही एग प्रोड्यूस करता है. जनरली नॉर्मली एक ही एग प्रोड्यूस होता है. अगर हार्मोन ज्यादा हम प्रोड्यूस होगा तो फिर 1 से 2 एग प्रोड्यूस होने लगता है, पर जनरली एक ही एग प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ बाय आइदर ऑफ द ओवरीज. सो व्हाट विल हैपन? When we talk about the ovary, when we have taken the TS of ovary, what we can see, the outer region is called as cortex, under is called as medulla.
मेडुला इज एनक्लोजिंग द स्ट्रोमा. स्ट्रोमा के अंदर वी कैन सी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एग्स. जैसे हमने स्पर्म का डेवलपमेंट देखा था वैसे एग का डेवलपमेंट. So how the eggs are being developed? The germinal epithelium जो यहाँ पर है, it will produce primary follicle, फिर secondary follicle, फिर Graafian follicle. Graafian follicle के अंदर एक egg होता है, एक अंडा होता है, egg cell होता है. अच्छा, ये जो Graafian follicle है उसमें कवरिंग है दो. ऊपर के कवरिंग को हम बोलेंगे थिका एक्सटर्ना, अंदर के कवरिंग को बोलेंगे थिका इंटरना. तो ये जो थिका इंटरना है वही ईस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है. इतना क्लियर? अच्छा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे आता है तो हार्मोन्स के कारण ये जो ग्रेफाइन फॉलिकल है वो बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है और एग रिलीज हो जाता है. अब ये जो एग रिलीज हुआ है उसको कौन कैच करेगा? ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर वो जाएगा. उसका अलग स्टोरी है, दैट आई विल टीच यू आफ्टरवर्ड्स. अभी हम सिर्फ ओवरी के बारे में जान रहे हैं. अब ये जो खाली ग्रेफाइन फॉलिकल है वो किस में बदल जाएगा? इट विल टर्न इनटू अ येलो कलर बॉडी मास व्हिच इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटियम. ये कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करेगा टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. एंड माइंड करो, प्लीज नोट डाउन करो, this progesterone is a pregnancy hormone which will maintain the pregnancy. ठीक है? तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्यों सिक्रीट करते रहता है? क्योंकि एग जो यहाँ पर गया है वो स्पर्म का भी इंतजार करेगा कि अगर स्पर्म आएगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत पड़ेगी. पर समझो स्पर्म नहीं आया, हाँ, जाइगोट नहीं बना, तो यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो थोड़े दिन के बाद एक व्हाइट कलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकैन. एल्बिकैन मीन्स व्हाइट. सो कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर सम टाइम इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकैन. जैसी एल्बिकैन बनेगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम तो अब नहीं रहा. तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? इतना सबको समझ में आया है? यस मैम. यस मैम. अच्छा, और एक चीज, अब जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बताने जा रही हूँ, प्लीज उसको नोट डाउन करो. अब ये जो एग है ना, वो एग आप देख सकते हो बहुत सारे एग, बहुत सारे सेल से सराउंडेड है. यस, ये सारा जो एग जो बहुत सारे सेल से सराउंडेड है, it will form a mass, it will form a this thing which is called as a germ hill. उसको हम germ hill बोलते हैं. हाँ, जो एग के पास जो बहुत सारे सेल्स है उसको क्यूमुलस oophorus भी बोला जाता है. either you can say cumulus oophorus or you can also say one more word called as a germ hill. ठीक है? Yes. Now, next important thing which I just wanted to tell you about, कि there is a question as कि how many eggs a female produce in its lifetime. एक फीमेल पूरे लाइफ टाइम में कितने एग प्रोड्यूस करती है? So let me tell you, जब एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है, yes, when a baby girl is born, she is born with millions of primordial follicles. Primordial follicles मतलब ये वही follicles है जिससे ये egg बनते हैं, उसको ही हम primordial बोल रहे हैं. Pre means पहले के, mordial, हाँ, मतलब in a immature stage. ऐसे follicles जो immature stage में है उसको हम primordial follicles बोल रहे हैं. तो जब भी एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो शी इज बॉर्न विथ 2 millions of primordial follicles. Okay. Now, next, at the time of birth, मतलब when she is in fetal stage, that time there are 2 million. But at the time of birth, ये 2 million से 1 million degenerate हो जाता है. और at the time of birth, how many remains? 1 million primordial follicles remain. समझा?
क्या बोला मैंने, समझ में आया आपको? जब ये बेबी गर्ल माँ के वुम में है उस वक्त 200 millions of primordial follicles were there. At the time of delivery, the baby girl was been born with 1 million primordial follicles. ठीक है? अच्छा, अब at the time of puberty, ठीक है, puberty means teenage के टाइम पे उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोला जाता है मेनार्क। मेनार्क, MENARCH, मेनार्क, that is the beginning of menstrual cycle. What is this menstrual cycle signifying? This menstrual cycle is signifying that now the egg will be matured every month. Menstrual cycle आने का significance क्या है? It is indicating, the body is indicating now the egg is going to mature every month. Yes, so let us assume, now you will calculate and tell me with your, let me see how much your maths is strong. So if a girl is having menarche मतलब उसका first menstrual cycle has come at the age of 13 years. ठीक है, 13 ईयर में उसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आया जिसको मेनार्क बोलते हैं। अच्छा, फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज भी होता है। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है? ये पीरियड्स आने, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। वो जनरली कभी होता है एट द एज ऑफ 45 to 55, दैट वेरीज इन फीमेल टू फीमेल। तो किसी किसी को 45 to 55 के एज में, ये एज के टाइम में मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज मतलब अब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद मतलब कि एग प्रोडक्शन बंद। ठीक है, अच्छा, तो एज ऑफ टोल्ड यू, जैसे कोई लड़की है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 इयर्स में आया, ठीक है, और लेट अस से उसका मेनोपॉज 45 to 55 इयर्स में है, हाँ, सो हाउ मेनी years she was in reproductive age, कितना एज अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, yes, तो we will get a approximately year as 32 years for example. 32 years from menarche to menopause, menarche to menopause को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक अप्रोक्सीमेट फिगर हमें मिलता है कि 32 years एक फीमेल क्या करती है? एग प्रोड्यूस करती है। 32 years is called as a reproductive age. अच्छा, अब ये 32 years में, हाँ, 32 टाइम्स ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा क्या? कितने टाइम्स होंगे? एक ईयर में कितने बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा? 1 ईयर में 12 to 13. 12 times. 12. No, it is not 12 beta, because the menstrual cycle is of 28 days cycle. It is not 1 month cycle, it is a 28 days cycle. तो 28 days cycle होने के वजह से साल में 13 बार menstrual cycle आएगा। अब समझ में आया? In 1 year there will be 13 menstrual cycle. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 13 करते हैं, तो पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में अ फीमेल प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 416 एग्स। मतलब एक फीमेल 416 एग्स प्रोड्यूस करती है इन इट्स होल रिप्रोडक्टिव फेज। 13 समझ में आया ना, क्योंकि 28 डेज का साइकिल होता है इसलिए हम उसको 13 ले रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, यस, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द फीमेल reproductive system, or in fact about the ovaries. I've explained you how the eggs has been formed. I've explained you about the formation of estrogen hormone and the progesterone hormone. I've explained you about how much a female produces egg in its lifetime. So depending upon the menarche and menopause of a female, the approximately figure is about 416 eggs produced by a female. ठीक है, यस, बट ऐसा मेल में नहीं होता। अभी आपने सीमेन में देखा कि जस्ट 4 ml सीमेन के अंदर 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म होता है।
तो मेल के अंदर ऐसा कोई पॉज नहीं होता है, पर सिर्फ फीमेल के अंदर मेनोपॉज होता है. मेल कैन प्रोड्यूस द स्पर्म, हाँ, हाउसोएवर दे आर लिविंग, जितने भी साल वो लोग जिंदा रहेंगे उतने साल तक दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म. बट फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है. एक बार मेनोपॉज हो गया मतलब इफ शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द एग मींस शी कांट बी प्रेग्नेंट आफ्टर द मेनोपॉज. ठीक है, मतलब वो बेबी, शी कांट गिव बर्थ टू अ बेबी. वेरी क्लियर? ओके, सो now again just come back to the slide now. So ये था ovary के बारे में. Now let us see the accessory products of the thing. So you can see that ovary से जुड़ा हुआ क्या है, दो fallopian tube है, दोनों साइड में you can see the fallopian tube. fallopian tube को ही हम oviduct भी बोल सकते हैं. अच्छा, तो अब आप अगेन आप फैलोपियन ट्यूब में देख सकते हो कर्सर को कि वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है. जो फिंगर के जैसा प्रोजेक्शंस है उसको फिम्ब्रिये बोल रहे हैं. फिम्ब्रिये के बाद जो फनल के जैसा है उसको हम इनफंडिबुलम बोल रहे हैं. इनफंडिबुलम के बाद आता है एम्प्यूला, और जो यूट्रस के पास है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ईस्थमस. ठीक है, तो प्लीज अगेन अभी ये चीज आया है तो आई विल टेल यू कि स्पर्म को वजाइना से लेकर यहाँ तक पहुंचना पड़ता है. द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन बिटवीन इस्थमस एंड एम्प्यूला, या फिर इस्थमस एम्प्यूला जंक्शन, या फिर एम्प्यूला में भी आप बोल सकते हो. तो ये जो स्पर्म जो डिपॉजिट किया गया है वजाइना में, द स्पर्म हैज टू रीच, it has to cross the cervix, it has to cross the uterus, from fallopian tube it has to cross the isthmus, it has to reach till ampulla. So this much energy is required for a sperm to travel in the female genital tract. So the fertilization takes place either you can say in the ampulla or the ampulla isthmus junction में भी fertilization होता है. ठीक है, next you can see this part. The larger part is called as a uterus. यूट्रस में भी आप देख सकते हो जो ऊपर वाला रीजन है यूट्रस का उसको हम बोलते हैं फंडस. ऊपर वाला जो डोम शेप स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज अ फंडस. अगेन जो यूट्रस है वो 3 लेयर में डिवाइडेड है, 3 लेयर में. जो बाहर का लेयर है यूट्रस का उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम. बीच का लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और ये जो अंदर वाला जिगजैग दिख रहा है ना आपको बेटा उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम. तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो ये जो एंडोमेट्रियम है ना, ये पूरा वाला, ये वाला पूरा पार्ट, ये एंडोमेट्रियम ही टूट के गिरता है जिसके कारण ब्लीडिंग होता है. यस, हाँ, सो इन द menstrual cycle this endometrium breaks down because of which the bleeding takes place. This particular part is the vagina which receives the penis during copulation. ठीक है, वजाइना के ऊपर आता है सर्विक्स, ये कैनाल है उसके ऊपर आता है सर्विक्स. ये सर्विक्स क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के टाइम पे सर्विक्स पूरी तरह से क्लोज हो जाता है जिससे कि बेबी नीचे नहीं आए. ठीक है, ऑल दैट थिंग यू विल बी लर्निंग इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, अभी के लिए आपको समझ में आया फैलोपियन ट्यूब. सो फैलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रिये, funnel like structure infundibulum, then comes ampullae, then comes isthmus. Then I've told you about the uterus जिसको हम womb भी बोलते हैं. The dome shaped region of the uterus is called as a fundus. The uterus is been divided into 3 linings. The outermost layer is called as a perimetrium, बीच का layer myometrium, अंदर का layer endometrium. This is the vagina. Between the uterus and the vagina there is a cervix or the cervix canal is present. ठीक है, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इतना सबको समझ में आया है बेटा, कोई डाउट नहीं है ना?
सर्विक्स में भी दो ओपनिंग्स है, देखो ये सर्विक्स कैनाल के दो ओपनिंग है। एक ओपनिंग जो अंदर की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे इंटरनल ओएस। ये वाले पार्ट को जहां पे मैं कर्सर को ये कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरनल ओएस। और सर्विक्स का वो हिस्सा जो वजाइना में ओपन हो रहा है, बाहर की तरफ ओपन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओएस। सो इंटरनल ओएस टुवर्ड्स यूटेरस, external OS of cervix towards the vagina। ठीक है? Yes? यस मैम। Okay. Next. मैम वो एंडोमेट्रियम पूरा टूटता है क्या, जो ऊपर भी प्रेजेंट है वो भी? Yes, 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 yes. कितना लेयर टूटता है वो मैं जब भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन करूंगी, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ मच इट इज बीन ब्रेकिंग। एवरी मंथ वो बनता है, एवरी मंथ ये एंडोमेट्रियम तैयार होता है, और एवरी मंथ अगर पॉपुलेशन नहीं हुआ, जाइगोट नहीं बना, तो एवरी मंथ ये टूटता भी है। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, टूटना एंड बनना। ठीक है? यस मैम। So you can just have a look, whatever I explained you now, just now, you can see this part has been zoomed over here. Just have a look what is the written part. Yes. So again I will repeat it. ओवरी से क्या डिस्चार्ज होगा? ओवरी से क्या डिस्चार्ज होगा? एग। एग। एग को कौन पकड़ेगा? फैलोपियन ट्यूब का आपको स्पेसिफिकली बताना है, कौन सा पार्ट? फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये के अंदर ओपनिंग होना चाहिए ना, तभी तो एग जाएगा ना यहाँ से। फिम्ब्रिये के अंदर एक ओपनिंग होना चाहिए, तो वो ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ओपनिंग को हम ऑस्टियम बोलते हैं। फिम्ब्रिये में ना एक ओपनिंग होता है जहां से एग ये ट्रैवल करेगा, तो फिम्ब्रिये के अंदर जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं ऑस्टियम। ऑस्टियम से होते हुए एग इनफंडिबुलम में आएगा, फिर एम्पुला में आएगा। अच्छा, अब एग के पास तो कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ना उसके पास सीलिया है ना उसके पास फ्लैजिला है, तो एग ये फिम्ब्रिये से लेके इनफंडिबुलम से लेके एम्पुला तक कैसे ट्रैवल करता है? तो उसका आंसर है ये सीलिएटेड एपिथेलियम। तो ये जो पूरा फैलोपियन ट्यूब है ना, इट इज लाइंड बाय द सीलिएटेड एपिथेलियम। ये सीलिएटेड एपिथेलियम के अंदर जो सीलिया होता है ना, वही एग को मूव करता है फ्रॉम फिम्ब्रिये टू इनफंडिबुलम टू टिल द एम्पुला, या फिर यहाँ तक पहुंचाने का काम जो है एग का, ये सीलिया ही करता है, या फिर सीलिएटेड एपिथेलियम ही करता है। ठीक है? सो यू हैव गॉट वन मोर आंसर दैट कि the egg has been traveled, egg is traveling from infundibulum till the ampulla or the isthmus junction region because of the ciliated epithelium. isthmus को एक और नाम से जाना जाता है, it is also called as a cornua, cornua। ठीक है? वो एक बार आप देख लोगे बुक तो आपको समझ जाएगा। ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड एज a uterine ट्यूब भी बोलते हैं इसको, यूटराइन ट्यूब भी बोलते हैं। और ये जो कैविटी है, ये कैविटी के अंदर ही बच्चा डेवलप होता है। तो यूट्रस के बारे में भी देखो एक बार। यूट्रस इज द वूम, हॉलो है। यस, हॉलो रहना चाहिए ना, तभी तो बेबी वहां पे डेवलप करेगा। तो हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पियर शेप का है। It has a dome shape upper part
ज्यादा करके मोस्टली इम्प्लांटेशन फंडस में ही होता है, मतलब ज्यादा करके बेबी यहीं पे ग्रो करता है, कभी कभी यहाँ पे या फिर यहाँ पे अटैच होता है, पर ज्यादा करके फंडस रीजन में ही अटैच होता है बच्चा। देन बॉडी एंड सर्विक्स, uterus is divided into 3 regions as the fundus region, this part is the body part and this part is the cervix part. So fundus अभी मैंने आपको बताया ये डोम शेप का है, बॉडी के अंदर 3 लेयर्स हैं, पेरी, मायो एंड एंडोमेट्रियम, और सर्विक्स में मैंने बताया एक्सटर्नल ओएस एंड इंटरनल ओएस। देख लो एक बार, रीड करो। ये मैम ये यूटेरिन कैविटी में कुछ नहीं होता? नहीं, तो बच्चा वो ऊपर या तो 2 साइड के किधर तो रहेगा? हाँ रहता है, जब भी जाइगोट बनेगा तभी। मोस्टली फंडस में अटैच रहता है, पर रेयरली यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, इट इज नॉट अ इशू। एट द टाइम ऑफ लेबर पेन के वक्त ये जो 3 लेयर्स है ना, दे ओनली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। These layer helps in contraction and relaxation, जिसके वजह से लेबर पेन होता है एंड the child is expelled outside the body, जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी, या फिर मेडिकल टर्म में जिसको बोला जाता है पार्चुरेशन। ठीक है? यस मैम। because this all the 3 layers are working, इसलिए इसको लेबर बोला जा रहा है। and because of ये लेबर, ये contraction and relaxation of these 3 layer, there is a vigorous pain, therefore it is called as a labor pain. So you can see a side view of this. What is vagina? It is a copulatory organ. It opens to the exterior between the urethra and the anus. Yes, you can see the side view. अच्छा, vagina के अंदर, now this is very important point now again over here. Vagina का जो wall है ना, yes, is lined by a glycogen-rich mucous membrane, which consists of sensitive papillae and the Bartholin gland. This secretion of this Bartholin gland will lubricate the penis during the sexual act. And one more point about this thing is that there is no gland, but cervical secretion of mucus is received in the vagina. Vagina के अंदर कोई gland नहीं होता है, but cervical का जो secretion होता है ना, वही vagina के अंदर आता है. So the opening of vagina is called as vaginal orifice. Vaginal orifice. Opening of vagina is called as, in medical term it is called as a vaginal orifice. ये जो orifice है, ये जो opening है, उसके अंदर एक पतला सा layer होता है. It is covered by a partial fold of membrane which is called as a hymen. It has been told that this hymen, just I will show you this part. Wait, hymen का इसमें नहीं है. अच्छा, next lecture में आपको वो external सिखाऊंगी because time is not there. Okay, hymen के बारे में सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहूंगी अभी. Next lecture में और detail में बता दूंगी. Hymen is it is closing the vaginal orifice. Vagina को partially close करके रखता है. तो जिसके कारण क्या है, it has been said that hymen shows the virginity in case of female. ठीक है? Now this hymen can mostly it breaks due to the sexual intercourse, but it can also break due to cycling or doing any sort of leg stretching exercise. कोई भी leg stretching exercise के वजह से ये hymen टूट सकता है. And mostly अगर if the baby, that girl is not involved in any of the gymnastic activity, then the hymen breaks due to the sexual intercourse. Very clear? ठीक है? So today I will teach you only this much part. Next lecture में we will see the external female reproductive system.
ठीक है, वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा, एनी डाउट? तो मैंने आज आपको एक्सटर्नल मेल का एक्सेसरी डक्ट्स एक्सप्लेन किया और फीमेल में आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना. ये बाकी का दिस पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. वेरी क्लियर? यस और नो तो बोलो.